प्रसाद ने कंडोम बनाने वाली कंपनी पर केस कर दिया और जुर्माने के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग कर ली, क्योंकि प्रसाद ने हमेशा हेलमेट यूज किया था। फिर भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब कोर्ट में कंपनी के लॉयर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने हमारा ही प्रोडक्ट यूज किया था, कोई वीडियो हो तो दिखाओ, इतना सुनते ही उसके होश उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। लेकिन प्रसाद के इतने बड़े पागलपन के पीछे की वजह क्या थी? पत्नी का प्रेग्नेंट होना तो खुशी की बात होती है, लेकिन फिर भी प्रसाद ने कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी पर केस क्यों किया? क्या उसे बच्चे नहीं चाहिए या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये सब कुछ 8 साल पहले शुरू हुआ था। प्रसाद अपने पापा को एक खाली पड़ी जमीन दिखाने ले जाता है। बताता है कि कुछ सालों बाद यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, डेवलपमेंट होने वाला है। वो अपने पापा से यहाँ थोड़ी सी जमीन खरीदने के लिए कहते हैं, लेकिन पापा मना कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिर उस जगह से थोड़ी दूर मेन रोड के किनारे जमीन खरीद लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा। प्रसाद उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पापा तो पापा हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। 8 साल बाद प्रसाद एक फ्लैट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन ये फ्लैट उसका नहीं था। प्रसाद के पापा ने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन प्रसाद की बात मानकर उसके एक फ्रेंड के पापा ने जमीन खरीद ली थी और अब वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और वो लोग उसमें से 2 फ्लैट्स के मालिक हैं। जबकि प्रसाद के पापा ने जो जमीन खरीदी थी वो अब तालाब बन चुका है। प्रसाद अपने दोस्त किशोर, जो कि एक लॉयर है, उससे कहता है कि काश उस दिन मेरे पापा ने मेरी बात मान ली होती तो आज मेरा घर भी इसी बिल्डिंग में होता। लेकिन बेचारा प्रसाद आज भी अपनी फैमिली के साथ वहां से कुछ दूर एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली वाले घर में रहता है। घर में प्रसाद की मम्मी, पापा, दादी के साथ उसकी पत्नी संगीता भी है। दोनों की शादी को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई बच्चा नहीं है। असल में प्रसाद को लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहिए। उसके पापा ने गलत इन्वेस्टमेंट करके उसके परिवार को कर्ज और तंगी में डाल दिया था। इसलिए प्रसाद ने कसम खाई है कि जब तक वो अमीर नहीं बन जाता, ये कम से कम अपने बच्चे को बेस्ट लाइफ देने के लायक नहीं हो जाता, बच्चे पैदा नहीं करेगा। वो अपने बच्चे को अपनी तरह पैसों के लिए ठोकरें खाने वाली जिंदगी नहीं देना चाहता था। संगीता भी प्रसाद से इतना प्यार करती थी कि वो भी प्रसाद की इस बात को अच्छे से समझ जाती है। और जब प्रसाद की मम्मी, दादी या फिर संगीता की मम्मी वो बच्चे के बारे में पूछती हैं, तो संगीता उनसे बस इतना ही कहती है कि मेरे पति सब कुछ संभाल लेंगे। प्रसाद की दादी हर रोज पूजा करती है कि प्रसाद को एक बच्चा हो जाए, लेकिन प्रसाद कहते हैं कि आपके पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने फैमिली प्लानिंग कर रखी है। दादी बेचारी मायूस हो जाती है। प्रसाद को एक वॉशिंग मशीन कंपनी में सर्विस करने की जॉब मिल जाती है। खुशी खुशी प्रसाद घर आता है और सबको अपनी नौकरी के बारे में बताता है। लेकिन कंपनी का नाम सुनते ही प्रसाद के पापा कहते हैं कि बेटा, वो कंपनी ठीक नहीं है, कोई और नौकरी ढूंढ लो। तो प्रसाद उन्हें घर के बाहर लेकर जाते हैं। बाहर से वो बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही थी। प्रसाद अपने पापा को बिल्डिंग दिखाता है, ताने मारता है कि आप अपनी आंखों से अपने फैसलों का नतीजा देख लीजिए। मेरी बात मान ली होती तो आज हमारा घर भी उसी बिल्डिंग में होता। प्रसाद के पापा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब जब भी वो प्रसाद को कुछ करने के लिए कहते थे तो प्रसाद सबसे पहले उन्हें बिल्डिंग दिखाता था। कहता था कि आप अपने फैसले अपने पास ही रखो, मैं अपने फैसले खुद कर लूंगा। रात को प्रसाद अपने कमरे में संगीता से बातें कर रहा था। वो कहता है कि उसकी सैलरी 30,000 रुपए है। हर महीने घर का पूरा खर्चा करने के बाद 8 से 10,000 रुपए बच जाएंगे। फिर जब 1 लाख हो जाएंगे तो हम दोनों ऊटी घूमने चलेंगे। अब यार, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, तो सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। अगली शाम प्रसाद अपने लॉयर दोस्त किशोर के साथ टाइम पास कर रहा था। किशोर बताता है कि यार, मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने गया था। स्कूल वाले एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन अब कहते हैं कि सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। प्रसाद हंसने लगता है तो किशोर कहते हैं कि तेरे बच्चे नहीं है ना, इसलिए हंस रहा है। अगर होते तब तुझे ये सब अच्छे से समझ में आता। उसकी बातें सुनकर प्रसाद कहते हैं, यार, ये लोग ना हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं। बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाइयाँ, स्कूल की फीस, ये सब इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एक बाप अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए कुछ भी करेगा।
लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है, और जब मैं अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता तो बच्चे पैदा ही क्यों करूं। प्रसाद घर आता है तो संगीता उसका ही इंतजार कर रही थी। खाना खाते हुए प्रसाद देखते हैं कि संगीता मायूस है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। प्रसाद उससे पूछता है लेकिन संगीता कोई जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी से प्रसाद को भी फिक्र होने लगती है। वो फिर से संगीता से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो संगीता कहती है कि मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आधी रात को जलेबी कहाँ मिलेगी। लेकिन प्रसाद उससे बहुत प्यार करता है। वो तुरंत अपने दोस्त किशोर को कॉल करता है और आधी रात में दोनों जलेबी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सारी दुकानों पर जलेबी खत्म हो चुकी थी। एक दुकान वाला बताता है कि वो सामने आदमी खड़ा है ना, उन्होंने अभी अभी सारी जलेबी खरीद ली है। तो अब प्रसाद उस आदमी के पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरी वाइफ को जलेबी बहुत पसंद है, प्लीज आप मुझे ये जलेबी दे दो। वो आदमी भी मान जाता है, जिसके बाद दोनों जलेबी आधा आधा बांट लेते हैं। और इतनी मुश्किलों के बाद प्रसाद फाइनली संगीता के लिए जलेबी लेकर घर आ जाता है। जलेबी खाकर संगीता बहुत खुश होती है। और फिर उस रात दोनों एक दिन प्रसाद काम पर जाता है तो आज मैनेजर उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा था कि तुम कैसे काम कर रहे हो, पिछले 6 महीने से तुम्हारा टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा। गुस्से में आकर प्रसाद काम छोड़ देता है और मायूस होकर घर आ जाता है। सोच रहा था कि अब उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। इसी बीच में पापा भी उसे बुलाते हैं, समझाने लगते हैं, पूछते हैं कि आखिर तू बच्चे पैदा करने से भाग क्यों रहा है। मुझे देखो, मैंने भी तो पैसों की परवाह किए बिना तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। पैसों की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्रसाद भी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि आपने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ 50,000 रुपए खर्च किए होंगे। फिर वो अपने पापा को स्कूटर पर बिठाता है, एक 5 स्टार हॉस्पिटल लेकर जाता है, डिलीवरी पैकेज के बारे में पूछता है। तो पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में डिलीवरी पैकेज 6.5 लाख रुपए का है। पापा कहते हैं कि इतने महंगे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने की क्या जरूरत है, किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में चलते हैं। प्रसाद उन्हें लेकर एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ डिलीवरी पैकेज था 3 लाख, जिसे सुनकर पापा कहते हैं कि ये सिर्फ बच्चे की डिलीवरी का चार्ज है या उसकी पढ़ाई का खर्चा भी इसमें शामिल है। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये सिर्फ डिलीवरी के चार्जेस हैं। इसके बाद प्रसाद उन्हें लेकर एक स्कूल में जाता है। पूछने पर वॉचमैन बताता है कि इस स्कूल में यूकेजी से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई के लिए 70 लाख रुपए की फीस लगती है। और ये सुनकर पापा हैरान हो जाते हैं। प्रसाद कहते हैं कि अगर अपने बच्चे को बेस्ट लाइफ ना दे सको तो बच्चे पैदा करने का फायदा ही क्या है। पापा को भी समझ में आ जाता है कि शायद प्रसाद का फैसला सही है। दोनों घर आते हैं तो संगीता प्रसाद को प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाती है, बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर फैमिली में सब लोग खुश हो जाते हैं, तुरंत रिश्तेदारों को फोन करके खुशखबरी देने लगते हैं। लेकिन प्रसाद शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार हेलमेट यूज करने के बाद भी संगीता प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वो कई दिनों तक इसी सोच में डूबा हुआ था। उसे लगता है कि अब उसकी पूरी लाइफ की प्लानिंग खराब हो जाएगी। बच्चे का खर्चा, स्कूल की फीस, हॉस्पिटल के बिल, वो ये सब सोच सोच कर डिप्रेशन में जाने लगता है। रात में वो संगीता से बात करता है कि बच्चे पैदा होने से घर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो संगीता कहती है कि मुझे यकीन है आप सब संभाल लेंगे। प्रसाद के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश हो जाता है, लेकिन अब उसे हेलमेट कंपनी पर गुस्सा आ रहा था। अगले दिन प्रसाद अपने लॉयर दोस्त किशोर के पास जाता है। उससे कहता है कि हेलमेट कंपनी का प्रोडक्ट फेल होने की वजह से संगीता प्रेग्नेंट हुई है। वो फाइनेंशियली अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं है। वो कंपनी पर 1 करोड़ का कंपनसेशन केस करने के लिए कहता है। किशोर कंपनी वालों को लीगल नोटिस भेज देता है। नोटिस मिलते ही कंपनी का मालिक भी शॉक्ड हो जाता है। उसे लग रहा था कि किसी ने पब्लिसिटी के लिए किया होगा। 2-4 महीने में कोर्ट के धक्के खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वो कंपनी की लीगल टीम से इस मामले को संभालने के लिए कहते हैं। पहली सुनवाई वाले दिन सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। जज साहब जैसे ही केस की फाइल पढ़ते हैं तो अपनी हंसी रोक नहीं पाते, क्योंकि केस बहुत ही अजीब था। कंपनी का लॉयर पूछता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर भी तुमने हमारी ही कंपनी का प्रोडक्ट क्यों खरीदा। जवाब में प्रसाद बताता है कि पहली बार कंपनी के कुछ सेल्समैन मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे कंपनी का प्रोडक्ट फ्री में दिया था और जब वो सब खत्म हो गए तो मैं पास की एक मेडिकल शॉप पर हेलमेट खरीदने गया था। स्टोर के सामने ही कंपनी का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था और मेडिकल वाले ने भी मुझे इसी कंपनी का हेलमेट रिकमेंड किया, बताया कि ये मार्केट में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा रोज टीवी पर, मोबाइल पर हर जगह तुम्हारा ही ऐड दिखता है, इसलिए मैंने इसे चुना, लेकिन आपका प्रोडक्ट फेल हो गया।
इसके बाद जज साहब केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे देते हैं। लेकिन पहली सुनवाई खत्म होने के बाद ही टीवी पर खबरें चलने लगती हैं। पूरे शहर में हर जगह इसी केस के बारे में बातें होने लगती हैं कि प्रसाद की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसने हेलमेट कंपनी पर केस कर दिया है, 1 करोड़ रुपए की मांग की है। हर कोई प्रसाद को गालियां देने लगता है। प्रसाद घर आता है तो संगीता उदास चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले मोहल्ले के लोग उसे ताने मार कर गए थे। फिर संगीता की माँ भी उसे कॉल करती है, कहती है कि तू बहुत उछल उछल कर बोलती थी ना कि मेरे पति सब संभाल लेंगे। अब देख उसने क्या कर दिया। रात में प्रसाद कमरे में सो रहा था, लेकिन आज संगीता उससे कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ मुंह करके पूरी रात बस रोती रहती है। अगले दिन संगीता चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। प्रसाद उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन संगीता उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि कोर्ट में केस करके प्रसाद ने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तब प्रसाद के पापा उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और प्रसाद आंखों में आंसू लेकर बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है। दूसरी सुनवाई वाले दिन भी सब लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हेलमेट कंपनी का लॉयर पूछते हैं कि आपने हमारा ही प्रोडक्ट यूज किया है, इसकी क्या गारंटी है। तब प्रसाद बताता है कि शुरू में जो सेल्समैन उसे पहली बार हेलमेट देकर गए थे ना, कुछ दिन बाद वो लोग फीडबैक लेने के लिए वापस आए थे। तब मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी और उस फोटो को कंपनी वालों ने ही पब्लिश किया था। इसके अलावा उसने कई बार प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी खरीदा है, उसकी भी रसीद है। प्रसाद अपने सारे सबूत जज साहब को दिखाता है और लॉयर से कहता है कि मैं आपकी कंपनी का रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए मुझे 25% का डिस्काउंट भी मिला था। यह सुनकर लॉयर सकपका जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या बोले और जल्दी में कहते हैं कि हमें ये सब नहीं पता, हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, इसका कोई वीडियो हो तो दिखाओ। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद सब लोग गुस्से में लाल हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि तुम ये क्या बहकी बातें कर रहे हो, वीडियो मांगना एडल्ट्री है। अब कंपनी का वकील पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वो अगली सुनवाई के लिए तारीख ले लेता है। फिर कुछ दिन बाद तीसरी सुनवाई शुरू होती है। इस बार कंपनी का लॉयर कोर्ट में सबके सामने हेलमेट का एक पैकेट खोलता है। उसमें से एक पर्ची बाहर निकालता है जिस पर इंग्लिश में कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, जिसका मतलब था कि कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी तरीका 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देता। प्रसाद कहते हैं कि मैं तेलंगाना में रहता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को तेलुगु में क्यों नहीं लिखा। इसके बाद प्रसाद कंपनी के लॉयर से एक सवाल पूछता है कि आपके लिए आपका प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन। लॉयर चालाकी दिखाता है, कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ही इंपॉर्टेंट है। तब प्रसाद कहते हैं कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो आपने अपने बैनर पर प्रोडक्ट का नाम बड़े अक्षरों में लिखकर टर्म्स एंड कंडीशन को छोटे अक्षरों में क्यों लिखा है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है तो उसे बड़ा लिखो और कंपनी का नाम छोटा लिखो। कंपनी का लॉयर एक बार फिर से प्रसाद की बातों में फंस जाता है। फिर प्रसाद कहते हैं कि जरा सोचो कि आप काम से थके हुए घर आए हो और अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हो। पत्नी नहा धोकर भीगे हुए बालों में गजरा लगाकर कमरे में आती है। दोनों का मूड पूरा सेट हो चुका है और फिर हेलमेट पहनने की बारी आती है। ऐसे मोमेंट पर टर्म्स एंड कंडीशन कौन पढ़ेगा। जज साहब को भी प्रसाद की बात तथ्यात्मक रूप से सही लगती है और वो सुनवाई के लिए अगली तारीख दे देते हैं। इधर कोर्ट में जो हुआ था, मीडिया वाले पब्लिक में लोगों से उस बारे में सवाल पूछने लगते हैं और इस बार जनता का सपोर्ट प्रसाद के साथ होता है। अब सबको लगता है कि प्रसाद ने बात तो सही कही है। बड़ी कंपनी वाले कोने में छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन लिखकर जनता को मूर्ख बनाते हैं। शाम को प्रसाद घर आता है, लेकिन आज भी घर पर हर कोई उससे नाराज था। वो संगीता को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, बचपन से मैं अपने पापा पर इल्जाम लगाते हुए आ रहा हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को सेटल नहीं किया। बड़ा होकर मेरा बच्चा भी मुझ पर यही इल्जाम लगाए, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे बच्चा होने वाला है, लेकिन मुझे अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देना है और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। पर संगीता फिलहाल उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सुनवाई में कंपनी का लॉयर पूरी तैयारी के साथ आया था। वो जज साहब से कहता है कि प्रसाद को शुरू से ही बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए वो हेलमेट यूज कर रहा था, तो अब अपनी पत्नी का अबॉर्शन करवा दे। सारा खर्चा कंपनी उठाने के लिए तैयार है। यह सुनकर प्रसाद भड़क जाता है, कहता है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, लेकिन मैं इतना भी बड़ा दरिंदा नहीं हूँ कि पेट में पल रहे अपने बच्चे को मार दूं।
तुम्हारा प्रोडक्ट फेल हुआ है तो तुम मुझे अपने बच्चे को मारने के लिए क्यों कह रहे हो। जज साहब भी भड़क जाते हैं। कंपनी के लॉयर को वार्निंग देते हैं कि दोबारा ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मत करना। वो लॉयर के ऊपर 60,000 का जुर्माना भी लगा देते हैं। लॉयर कंपनी के मालिक के पास जाता है तो मालिक भी भड़क जाता है। अब वो समझ चुका था कि मामला सीरियस हो चुका है, अभी कुछ नहीं किया तो केस हार जाएगा। वो शहर के सबसे बड़े लॉयर मुरली को हायर करता है। मुरली केस की फाइल पढ़ता है तो पता चलता है कि जब से ये केस चल रहा है प्रसाद की पत्नी कभी कोर्ट नहीं आई। इधर मीडिया में खबर फैल जाती है कि हेलमेट कंपनी वाला केस मुरली ने टेक ओवर किया है तो चारों तरफ हंगामा मच जाता है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस केस में आगे क्या होगा। अगली सुनवाई में मुरली कोर्ट आता है और डायरेक्टली प्रसाद से सवाल करता है कि हमारी कंपनी ने तुम्हें प्रोडक्ट दिया, तुमने खरीदा भी, हम ये मानते भी हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा ही प्रोडक्ट यूज करके तुम वो काम कर रहे थे। वो जज साहब से कहता है कि प्रोडक्ट यूज करते वक्त वहां सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, एक प्रसाद और दूसरी उसकी पत्नी। तब से प्रसाद की पत्नी कभी कोर्ट नहीं आई और सिर्फ वही बता सकती है कि हमारा प्रोडक्ट यूज हुआ है या नहीं। मुरली जानता था कि प्रसाद बस एक मामूली सा मिडिल क्लास आदमी है और मिडिल क्लास वालों को अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी होती है, इसलिए वो प्रसाद को कोर्ट में बेइज्जत करना चाहता था ताकि प्रसाद खुद ही ये केस छोड़कर भाग जाए। वो प्रसाद से कहते हैं कि तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ही उस बच्चे के बाप हो। वो तो तुम्हारी पत्नी ही कंफर्म कर सकती है। आज पहली बार प्रसाद की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास मुरली की बातों का कोई जवाब नहीं था, उसकी आंखों में आंसू था। वो संगीता को कोर्ट में घसीटना नहीं चाहता था। मुरली जज साहब से कहते हैं कि अगर प्रसाद की पत्नी कोर्ट में आकर इन दोनों बातों को कंफर्म कर दे कि इन्होंने हमारा ही प्रोडक्ट यूज किया था और उस बच्चे का बाप प्रसाद ही है, तो हम कंपनसेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। उदास मन से प्रसाद घर आता है। किशोर संगीता को समझाने की कोशिश करता है कि आप बस कोर्ट में आकर इन 2 बातों को कंफर्म कर दो, फिर हम केस जीत जाएंगे। लेकिन संगीता नाराज हो जाती है, कहती है कि जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर करोड़ों रुपयों के पीछे भाग रहा है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो घर छोड़कर जाने लगती है। प्रसाद उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन संगीता हाथ छुड़ाकर अपनी माँ के घर चली जाती है और अब दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। प्रसाद चाहता था कि संगीता कोर्ट में आकर गवाही दे, लेकिन वो इसके लिए संगीता को मजबूर नहीं करना चाहता था और इस तरह से 2 सुनवाई की तारीख निकल जाती है। जज साहब कहते हैं कि अगली सुनवाई में अगर संगीता नहीं आई तो वो इस केस का फैसला कर देंगे। इधर संगीता रोज उसके फोन कॉल का इंतजार करती रहती है। संगीता की माँ कहती है कि तू खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेती। तब संगीता जवाब देती है कि प्रसाद उससे प्यार करता तो फोन कर चुका होता, लेकिन अब वो मुझसे नहीं पैसों से प्यार करता है। इधर आखिरी सुनवाई वाला दिन भी आ जाता है। जज साहब भी आज ही फैसला करने की तैयारी करते हैं। कोर्ट में मुरली कहता है कि प्रसाद की पत्नी कोर्ट में नहीं आएगी क्योंकि प्रसाद ने पैसों की लालच में झूठा केस किया है और इसलिए उसकी पत्नी भी उसका साथ नहीं दे रही। इस केस की वजह से उसकी कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। वो कोर्ट से प्रसाद पर जुर्माना लगाने की रिक्वेस्ट करता है। जज साहब भी अपना फैसला देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और तभी कोर्ट में एंट्री होती है संगीता की। उसे देखते ही प्रसाद की आंखों में चमक आ जाती है। खुशी के मारे वो दौड़ते हुए संगीता को गले लगा लेता है। दरअसल संगीता ने अपनी माँ से कहा था कि प्रसाद उससे प्यार नहीं करता, पैसों से प्यार करता है। तब उसकी माँ ने संगीता को समझाया था कि अगर प्रसाद को तुझ पर भरोसा नहीं होता तो वो कंपनी पर नहीं तुझ पर केस करता कि प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन उसने कभी तुमसे इस तरह का सवाल नहीं किया। अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो अबॉर्शन के लिए कह सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं कहा। उल्टा कोर्ट में उसने कहा कि मैं इतना भी बड़ा दरिंदा नहीं हूँ कि पेट में पल रहे अपने बच्चे को मार दूं। अपनी माँ की बातों से संगीता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो कोर्ट की इस लड़ाई में अपने पति का साथ देने के लिए आई थी। वो कटघरे में खड़ी होती है, पूरी हिम्मत के साथ भरे समाज में सबके सामने कबूल करती है कि हर बार अपने पति के साथ संबंध बनाते हुए उन्होंने इसी कंपनी का हेलमेट यूज किया था और इस बच्चे का बाप उसका पति प्रसाद ही है। इसके बाद मुरली कोर्ट में कहता है कि इनकी फैमिली से पिछली कई पीढ़ियां सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाते आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें अपने औकात से ज्यादा की चाहत है। इनके मन में लालच भरा हुआ है, इसलिए इनकी 1 करोड़ की मांग नाजायज है। हमारी कंपनी कंपनसेशन के लिए 5 लाख देने को तैयार है।
क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए काफ़ी हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़कर हमारे देश में कई सारे लोग बड़े बड़े पद पर पहुंच चुके हैं। तब प्रसाद मुरली से पूछता है कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुरली ये सुनकर खामोश हो जाता है। प्रसाद कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बड़े सपने देखने का हक नहीं है, उसे अपने बच्चे को किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ाने का हक नहीं है। स्कूल वाले इतनी फीस लेते हैं कि समझ में नहीं आता कि बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस ले रहे हैं या हम मिडिल क्लास वाले अपने बच्चे को ना पढ़ा पाएं इसके लिए फीस ले रहे हैं। वो आज के ज़माने में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, दवाई का खर्चा सब कुछ गिनाता है। बताता है कि आज के ज़माने में मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी आर्थिक स्थिति में रहकर अपने बच्चे की परवरिश करता हो। सब अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं और इसलिए मुझे अपने बच्चे के लिए वो 1 करोड़ चाहिए। कोर्ट की सुनवाई खत्म हो जाती है। जज साहब 48 घंटे के बाद फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। अगले दिन प्रसाद और उसके घर वाले आराम से घर पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। आज पूरा देश प्रसाद के साथ खड़ा था। हर कोई बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है और अब सब समझ जाते हैं कि प्रसाद ने असल में हेलमेट कंपनी पर नहीं, इस देश के सिस्टम पर केस किया था, जिसकी वजह से बच्चों को पैदा करने से भी डर लगता है। मिडिल क्लास फैमिली में हर इंसान अब यही सोचता है कि हम अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे पाएंगे या नहीं। तभी संगीता को लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। प्रसाद वार्ड के बाहर खड़ा होता है। वो बहुत बेचैन था, खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। तभी हेलमेट कंपनी से एक आदमी उसके पास आता है। बताता है कि सर आप केस जीत गए हैं। वो प्रसाद को 1 करोड़ का चेक देकर चला जाता है। तभी नर्स बाहर आती है, उसकी गोद में एक बच्चे को देती है। प्रसाद खुश हो जाता है। अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा तू पैदा होते ही करोड़पति हो गया है। तभी दूसरी नर्स बाहर आती है, उसे एक और बच्चा देती है। कहती है कि आपको ट्विंस हुए हैं और ये सुनकर प्रसाद के होश उड़ जाते हैं। वो बच्चों को लेकर वार्ड के अंदर जाता है। संगीता कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ट्विंस हैं। प्रसाद पूछता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। संगीता कहती है कि एक बच्चे के लिए आपने इतना बड़ा हंगामा किया है, ट्विंस है, ये बता देती तो आप क्या करते। खैर वो लोग घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद दादी प्रसाद से कहती है कि तेरे दोनों बच्चे बेटे हैं, अगर एक बेटी हो जाती तो अच्छा होता। यह सुनकर प्रसाद गुस्से में अपने दादी को डांटने लगता है कि मैं तो एक भी नहीं चाहता था और 2 हो गए, लेकिन अब तीसरा कभी नहीं होगा। वो दादी को डांट कर चला जाता है। इधर दादी चुपचाप उसके कमरे में जाती है, बिस्तर के नीचे से हेलमेट निकालती है और सुई लेकर उसमें छेद कर देती है। मतलब कि इससे पहले भी दादी ने यही किया था, जिसकी वजह से संगीता प्रेग्नेंट हो गई थी और बेचारे हेलमेट कंपनी को 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा। खैर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो इस फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।